हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल नूरी स्टडी क्लासेस में। और आज हमने ये वीडियो जो लिया है वो लिया है क्लास 12th के लिए। और इसमें हम क्लास 12th की हिस्ट्री को देखेंगे। हिस्ट्री का जो हमने सेकंड चैप्टर कवर कर दिया था, राजा, किसान और नगर, उससे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन उन सबको हमने इसमें कवर किया है। इससे क्वेश्चन तो बहुत थे लेकिन मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबको ही कवर किया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि, और ये जो वीडियो बनाने का पर्पस है वो ऑल बोर्ड, मतलब आप किसी भी बोर्ड से हों, ये परवाह नहीं करता, लेकिन खास करके अगर बिहार एंड झारखंड बोर्ड से हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बिहार और झारखंड बोर्ड के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के धम्म के बारे में बताएं। आपको पता है कि अशोक ने धम्म का प्रचार किया था, धम्म की शुरुआत की थी, ठीक है। तो अशोक ने जो धम्म की शुरुआत की थी इसके बारे में बताने क्या था ये धम्म, ठीक है। तो देखिए धम्म क्या था कि बाड़ों का आदर, मतलब बड़ों का आदर करना। धम्म के अंतर्गत ये बताया गया था कि बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है। सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, सेवा और दोस्तों के साथ उदार व्यवहार करना, मतलब जो सेवक नौकर होते हैं और दास होते हैं इन सभी के साथ क्या करना चाहिए, उदार व्यवहार करना चाहिए, मतलब अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि दूसरों के धर्म और परंपराओं का आदर करना, मतलब ये नहीं कि अगर आप धर्म अपना लिए हैं या मतलब किसी और धर्म से हैं, जैसे कि आज के ज़माने में एक मतलब हिंदू क्या करता है, मुसलमान की बड़ाई कर, मतलब मुसलमान को नीचा दिखाता है और एक मुसलमान हिंदू को नीचा दिखाता है। ऐसा नहीं, धर्म के अंतर्गत ये नहीं कहता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर करना चाहिए, ठीक है। और कहता है पाँचवां स्टेप कह रहा है कि धम्म महामात की नियुक्ति, मतलब धम्म क्या था, एक महामात की नियुक्ति करता, मतलब अशोक ने क्या किया था, धम्म जो था वो एक नियमावली था और इसके अंतर्गत अशोक ने कुछ लोगों को रखा था और ये लोग क्या करते थे, अलग अलग स्थानों पर जाकर धम्म का प्रचार करते थे और अशोक उसको क्या करते थे, उसको कर देते थे, ठीक है, यानी कि भेंट देते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से कि जो महाजनपद है, आपको पता है कि 16 महाजनपद है, तो 16 महाजनपद थे, तो उन 16 महाजनपदों में से जो था, ठीक है, उस महाजनपद के प्रमुख 5 विशेषताओं की, मतलब विशेषता बताने, वो जो जनपद थे, महाजनपद थे, उनकी क्या विशेषताएं थी उसके बारे में बताने हैं। तो देखिए कि उन महाजनपदों के क्या विशेषता, अधिकांश महाजनपद जो होता था उस पर किसी एक राजा का शासन होता था, ठीक है। जैसे कि हमने मगध महाजनपद के बारे में पढ़ा है, उसके जनपद जो है वो लास्ट में शायद हमने लिया है, 16 महाजनपदों के नाम हमने लिए हैं, ठीक है। तो 16 महाजनपद आप देखेंगे कि कौन कौन से महाजनपद थे। तो देखिए कि क्या होता था कि प्रत्येक महाजनपद पर एक राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ नाम के जो थे, यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे मतलब ग्रुप में शासन करते थे, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप में शासन के समूह में शासन करता था और प्रत्येक महाजनपदों की, तो देखिए यहाँ पे महाजनपद भी एक, मतलब हर एक राजा का शासन होता था। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में ऐसा लिखना है कि लेकिन गण और संघ नामक जो प्रांत थे वहाँ पर समूह में शासन किया जाता था, ठीक है, मतलब ग्रुप में शासन करते थे। उसके बाद दूसरा कहते हैं प्रत्येक महाजनपद जो होता था वो एक किलेबंदी राजधानी होता है, मतलब हर एक महाजनपद की राजधानी होती थी। जैसे कि मगध की राजधानी राजगिरी थी या पाटलिपुत्र, ठीक है। तो यहाँ जो ये राजगिरी जो थी ये क्या थी, उसकी राजधानी थी और ये क्या होता था, किले से बंद रहता था, मतलब राजधानी के चारों तरफ किले बंद रहता था, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि स्थानीय सेना जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था और नियमित नौकरशाही, मतलब ये क्या क्या था इसमें कि स्थानीय, यहाँ पे जो अब ये मतलब राजधानी है तो ये किलेबंद है, तो किलेबंदी की रख रखाव के लिए, राजधानी के रख रखाव के लिए, क्योंकि जो जनपद का पूरा मेन डोर होता है, मुख्य द्वार होता है, या मतलब उसका सारा कारोबार जो चलता है वो कहाँ से चलता है, वो राजधानी से ही चलता है। तो राजधानी में क्या करता था कि स्थानीय सेनाओं का, मतलब यहाँ पे अपने प्रांत स्थानीय सेना रखे जाते थे, कृषक वर्ग, ठीक है, नियुक्त किए जाते थे और नियमित नौकरशाही यहाँ पे था, मतलब नियम के अनुसार नौकरशाही को रखा जाता था।
उसके बाद धर्मशास्त्र में शासक सती अन्य के सही मतलब शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण राजा क्षत्रिय वर्ग से है। मतलब इसमें धर्मशास्त्र के अनुसार ये बताया गया है कि जो महाजनपद है, ठीक है, मतलब राजा जो है वो सिर्फ क्षत्रिय बन सकता है। मतलब क्षत्रिय, जैसे कि आपने पढ़ा इसके बारे में डीपली, जो थर्ड चैप्टर हमारा है उसमें हम पढ़ेंगे बंधुत्व जाति और वर्ग में कि जो जाति थी, ठीक है, वो 3 वर्णों में विभाजित थी। ठीक है, वर्ण जो थे वो 3 वर्णों में विभाजित थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह से थे। तो इस तरह में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है कि शासकों का काम जो था वो किसानों, व्यापारों और शिल्पकारों से कर वसूलना। मतलब जो राजा होता था उसका क्या काम होता था, वो किसानों से, व्यापारियों से और शिल्पकारों से कर वसूलना, यानी कि टैक्स लेना, यही मतलब राजा का काम होता था। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि महाजनपद की प्रमुख 5 विशेषताएं क्या क्या हैं, या 5 विशेषताओं को व्याख्या कीजिए, उल्लेख कीजिए, तो ये आप लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मौर्य के बारे में, मतलब मौर्य वंश के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, जो मौर्य, इसके मौर्य वंश से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। तो इसमें देखिए मौर्य वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है उनके कौन कौन से स्रोत से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो देखिए मौर्य वंश की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मतलब कौटिल्य को किन 3 नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो वो 3 नाम कौन कौन से, तो पहले कौटिल्य एक हो गया, उसके बाद चाणक्य, आपको याद आ रहा होगा, चाणक्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नाम और तीसरा नाम ये है कि कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी थी, इससे हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। उसके बाद दूसरा चलता है मेगास्थनीज का जो इंडिका पुस्तक थी। ठीक है, मतलब मेगास्थनीज ने जो इंडिका पुस्तक लिखी थी इसके बारे में जान। और मेगास्थनीज ने क्या किया था कि ब्राह्मी और खरष्टी लिपि का भी अर्थ निकाला था, जो कि आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अशोक का अभिलेख, मतलब अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए थे उस अभिलेख से भी हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं या सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि मौर्य वंश के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, मौर्य वंश के बारे में स्रोतों के नाम लिखे। तो ये उसके 3 स्रोत हैं, जो कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के अभिलेख किन किन भाषाओं व लिपियों में लिखे जाते थे। मतलब अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए थे, ठीक है, वो अभिलेख किन किन भाषाओं में लिखे होते थे अभिलेख। ठीक है, तो ये जो अभिलेख लिखा मतलब अशोक का जो अभिलेख लिखा होता था वो किन किन भाषाओं में था। ज़्यादातर जो भाषाएं होती थी अशोक की, वो होती थी प्राकृतिक भाषाएं। ठीक है, प्राकृतिक भाषाएं, और जो लिपि होती प्राकृतिक भाषाएं, और जो ब्राह्मी और खरोष्टी, ठीक है, लिपि मतलब भाषा जो होती थी वो प्राकृतिक होती थी, और संस्कृत और प्राकृतिक भाषा होती थी, और लिपि जो होती थी वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि होती थी। तो याद रखना आपको ये सब चीज़ें। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मगध के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय के कारणों की चर्चा की है। मतलब मगध जो था इतना शक्तिशाली राज्य बनकर कैसे उभरा। ठीक है, उसके बारे में बताइए। तो देखिए मगध इतना शक्तिशाली बनकर इसलिए उभरा क्योंकि महत्वावंशीय शासक जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद, ठीक है, तो इन सभी मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े शासक रहे थे इस मगध में, जिसकी वजह से ये इतना समृद्ध हो। उसके बाद दूसरा कि यहाँ की लौह की खदानें उपलब्ध थी। ठीक है, और तीसरा उपजाऊ मिट्टी थी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा ये है कि जंगल में जो हाथी थी वो उपलब्ध हो जाते थे, और जो जंगल से हाथी उपलब्ध हो जाते थे वो क्या होते थे, सेना में के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग होते थे। मतलब युद्ध के समय हाथियों से जो चलते थे तो युद्ध के समय ये बहुत ज़्यादा अहम होती थी। ठीक है, उसके बाद 2 राजधानियाँ थी, मतलब इसकी जो राजधानी थी वो 2 थी। कौन कौन सी थी, एक राजगिरे जो किले बंद शहर थी, उसके बाद पाटलिपुत्र जो गंगा के किनारे बनी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या था कि पहला देखिए मगध इतना शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि इसे शासक जो मिला था, राजा जो मिला था, वो बहुत ही बड़े अच्छे अच्छे शासक मिले थे जिन्होंने अपनी शासनकारी में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। दूसरी बात, यहाँ पे लौह की खदानें उपस्थित थी, जिसके वजह से मतलब हथियार वगैरह बनाने में इसे आसानी हो जाती थी। ठीक है, उसके बाद तीसरा कि यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी थी। जब उपजाऊ मिट्टी थी होती थी तो यहाँ पे क्या होता था कि हर चीज़ अच्छा होता था। ठीक है, उसके बाद
जो जंगली जानवर थे, मतलब यहाँ पे जंगल वगैरह थे, तो यहाँ से जंगली जानवर, हाथी, घोड़ा, ये सब जो होते थे ये सब यहाँ से उपलब्ध हो जाते थे। ठीक है, और ये से क्या करते थे, ये सेना में इसे रखते थे। उसके बाद यहाँ क्या थी, इसकी जो दो राजधानी थी, मतलब दो महत्वपूर्ण राजधानी, पहला जो था वो राजगिरी था, ठीक है, जो कि मतलब किले बंद था, और दूसरा पाटलिपुत्र जो कि गंगा के किनारे बसी हुई थी। ठीक है, तो ये इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसके वजह से ये इतना समृद्ध हुआ था। उसके बाद इस चैप्टर का ये क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को आरंभिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल क्यों माना जाता है। मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो था, ठीक है, इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण कार्यकाल माना जाता है। आखिर क्यों माना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है, चर्चा करने। तो देखिए 6ठी शताब्दी को इस मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण काल इसलिए माना जाता था क्योंकि इस काल में क्या हुआ था कि इसी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही क्या हुआ था कि इस नए नए राज्यों का उद्भव हुआ था। ठीक है, तो देखिए आरंभिक राज्यों का मतलब नए नए राज्य का इसमें बने थे। उसके बाद लोहों की लोहें जो थी उसकी क्या होती प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और सिक्के का साथ जोड़ा गया था। मतलब इसी समय में नए नए सिक्के चालू हुए थे। ठीक है, तो इसलिए इसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। और क्यों माना जाता है, तो इसी काल में क्या हुआ था कि जैन, बौद्ध जैसे साहित्यिक विभिन्न दार्शनिक विचारों का उदय हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कृषि में भी बढ़ोतरी आई थी, क्योंकि हल जो था उसमें अब लोहे की फाल लगा दी गई थी। जैसे कि आपको हम बताए थे कि हल इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से होता है, और यहाँ से ऐसा नुकीला होता है, और यहाँ पे इस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन इसी को हम फाल कहते हैं, इसी को फाल कहा जाता था। ये वाला जो हिस्सा नोकीला जैसा रहता था इसी को फाल कहते हैं, और इसी से मिट्टी खुरचा जाता था। ठीक है, तो क्या हुआ कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पे जो पहले लकड़ी का होता था, अब यहाँ पे लोहे का लगा दिया गया। ठीक है, जब लोहे का लगा दिया गया तो इससे क्या होगा, मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से खुरचने लगा, और कृषि में भी मतलब जब मिट्टी अच्छी तरह से खुरचने लगा, महीन होने लगा, तो क्या होगा कि कृषि में बढ़ोतरी आने लगी। ठीक है, तो इस वजह से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण काल माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें नए नए राज्यों का उद्भव हुआ था। ठीक है, लोहे के प्रयोग बढ़ गए थे, सिक्कों का उपयोग हुआ था। ठीक है, और जैन, बौद्ध जैसे साहित्यक जो थे वो विभिन्न दार्शनिक इसी विचारधारा मतलब इसी शताब्दी में अपने विचारों को प्रस्तुत किए थे। तो ये क्वेश्चन ये जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धम्म महामात्य कौन थे, धम्म महामात्य कौन थे। जैसे कि आपने धम्म के बारे में ऊपर पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो धम्म के बारे में था, उस अब पूछा है कि धम्म महामात्र कौन थे। मतलब अशोक ने जो कुछ अधिकारी रखे थे, नियुक्त किए थे, उस अधिकारी को ही धम्म मतलब महामात्र कहा जाता था। ठीक है, तो महामात्य क्या थे, अशोक सम्राट मतलब सम्राट अशोक जो था उसके द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी धम्म के प्रचार के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, यानी कि मतलब क्या करें कि अशोक ने इस धम्म के प्रचार के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए थे, और यही अधिकारी जो थे वो क्या कहलाए थे, महामात्र कहलाए। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि अशोक सम्राट ने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए थे, जिसे महामात्र कहा जाता। ठीक है, तो आप समझ गए महामात्र का किसे कहते हैं। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास की पुनः निर्माण में अभिलेख किस तरह सहायता करते हैं। मतलब इतिहास जो बना उसका निर्माण करने में, ठीक है, अभिलेख की क्या भूमिका थी। तो देखिए अभिलेख की बहुत अहम भूमिका थी, बहुत अच्छी भूमिका थी, क्योंकि शासक एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है किससे, तो अभिलेख से ही पता चलता है। ठीक है, क्योंकि जो मजदूर किसान टाइप के लोग थे उसे उतना टाइम नहीं होता था कि वो अपने दैनिक जीवन का कोई चीज़ लिख सके। ठीक है, तो इसलिए जो चीज़ मतलब वहाँ की जो शासन जो चलाता था, जो राजा होता था, ठीक है, वही क्या करते थे, उन उपलब्धियों को लिखते थे और अपने प्रजा के को प्रस्तुत करवाते या अपने काल में रखते थे। ठीक है, अपने काल की जो राज व्यवस्था है वो किस तरह से है उसको जानने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए उसे मतलब छपवा कर रखते थे। उसके बाद लिपि और भाषा की जानकारी जो मिलती है, ठीक है, यहीं से हमें मिलते हैं। उसके बाद
भूमिदान और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी हमें इसी अभिलेख से मिलता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो थी वो अभिलेख में ही लिखी हुई मिलती थी। जिस शासनकाल में हमें अभिलेख या कोई ऐसे साधन नहीं मिलते हैं तो उस शासनकाल का हमें ज़्यादातर पता नहीं चल पाता है कि उसका शासनकाल कैसा रहा होगा, वो अपने प्रजा को किस तरह से मतलब अपने प्रजा के साथ वो किस तरह से बर्ताव करते थे, ये हमें पता नहीं चल पाता। लेकिन जो शासक अपना अभिलेख या साहित्यक लिखवा कर रखते थे उसके बारे में हमें पता चल जाता है, उसका व्यवहार वगैरह। ठीक है, उसके बाद सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी हमें इन सभी अभिलेख साहित्यों से ही प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से जो आपको हम बताए थे कि जो महाजनपद थे वो 16 महाजनपद थे, तो इन 16 महाजनपदों के अगर आपसे नाम पूछ ले तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्योंकि 16 महाजनपदों के नाम याद रखने थोड़े से कठिन है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं 16 महाजनपदों के नाम। ठीक है, तो 16 महाजनपद कौन थे कि कंबोज, ठीक है, पहला था कंबोज, उसके बाद गांधार, कुरु, सुरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, उसके बाद 8वां है वत्स, असमक, मगध, अंग, वज्जी, मल्ल, और 14वां है विदेह, काशी, पांचाल। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद थे जो कि उतने इम्पोर्टेंट नहीं थे कि 16 महाजनपदों के नाम तो बहुत कम पूछे जाते हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट थे वो कौन कौन से थे हम आपको बता देते हैं। ठीक है, इसमें से इम्पोर्टेंट थे कुरु, गांधार, ठीक है, अवंती, मत्स्य, ये थे इम्पोर्टेंट। उसके बाद मगध, अंग, उसके बाद वज्जी और काशी, पांचाल। ठीक है, ये कुछ ही महत्वपूर्ण थे और बाकी सब महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ से अब ये वीडियो खत्म होते, लेकिन उस आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस चैप्टर से हमने लिए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो नहीं बना पाया हूँ क्योंकि उतने टाइम नहीं मिल पाते मुझे। ठीक है, तो आपके लिए डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर को ही लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि कनिष्क का जो राज्यरोहण हुआ था वो कब हुआ था, तो 78 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था, तो 78 ईसा पूर्व में हुआ था। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, आप इसे बहुत अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गुप्त वंश का आरंभ कब हुआ था, मतलब गुप्त वंश कब से शुरुआत हुआ था। गुप्त वंश जो था, ठीक है, समुद्रगुप्त, ठीक है, तो पहला शासक समुद्रगुप्त था, तो उसका आरंभ कब हुआ था, तो 320 से इसका आरंभ हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन, मतलब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो गठन हुआ था, ठीक है, उसका कब हुआ था गठन, तो 1784 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंत कब हुआ था। ठीक है, ये 1885 में हुआ था, 1885 ईसा पूर्व में इसका अंत हो गया था। ठीक है, मतलब मौर्य वंश का जो प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, उसके बाद कोई मतलब दो तीन शासक आए, उसके बाद कोई अच्छा सा शासक नहीं मिलने के बाद, मतलब अशोक के बाद अच्छा शासक नहीं मिलने के कारण इस मौर्य वंश का पतन हो गया। ठीक है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, हमें कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। उसमें ये है कि मौर्य वंश का पतन हुआ था 1885 में। ठीक है, तो आप ये बताइए कि मौर्य वंश कितने, मतलब इसकी स्थापना तो आपको पता है कब हुई थी। ठीक है, तो ये कितने वर्षों तक चला था ये शासन, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।